हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 26 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो ये है 7 × 447, 7 × 447 और डिवाइडेड बाई 21। ये पूरा 21 से डिवाइडेड है और प्लस 73 माइनस 26। 73 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर 21 से 7 से 21 तीन बार में कटेगा और 3 से 447 कटेगा 149। 149 बार में 149 प्लस 47 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 196। और 196 होता क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 14 होता है। 14 का स्क्वायर है तो 196 होता है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला यदि किसी निश्चित धनराशि पे 5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये है और उसी धनराशि पे 7% वार्षिक की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है और एक जगह 5% के रेट से 4 साल तक इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब कितना लग रहा है? 20%। ठीक है, यानी कि सवाल में दिया हुआ है कि किसी प्रिंसिपल का 20% इक्वल टू कितना है? 500 रुपये। और आपको निकालने बोल रहा है कि 7% की रेट से 6 वर्षों का इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि 42% निकालने बोल रहा है। ठीक है, 20% इक्वल टू 500 है तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500/20। 42% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसको 42 से गुना कर देंगे। यही आपको निकालना है। यहाँ से देखिए 0 0 और 2 से 25 बार में 25 गुना 42 1050। ऑप्शन नंबर सी। मतलब उस प्रिंसिपल का 42% कितना होगा? 1050 रुपये होगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि साहिल एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल द्वारा तय करता है और वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। यदि पूरे आने जाने के समय में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा तो उसने एक तरफ की दूरी कितनी दूरी तय की? मतलब एक तरफ का डिस्टेंस कितना है, आपको ये निकालना है। देखिए, एक तरफ से वो बाइक से जा रहा है और दूसरी तरफ से पैदल आ रहा है, मतलब दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो डिस्टेंस यदि बराबर है तो मैंने आप लोगों को बताया है बहुत बार कि जब भी डिस्टेंस बराबर हो, निश्चित दूरी हो, तो जो रेशियो स्पीड का होता है, ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है कि 25 की स्पीड से जा रहा है और 4 की स्पीड से वापस आ रहा है। 25 की स्पीड से बाइक से जा रहा है और 4 की स्पीड से पैदल आ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर है, तो जो रेशियो स्पीड का है यानी कि 25:4, उसका उल्टा रेशियो होता है टाइम का। ठीक है, मतलब टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:25। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ से जो आपको समय लग रहा है कितना यूनिट लग रहा है? 4 और 25 29 यूनिट जाने और आने में। 29 यूनिट इक्वल टू सवाल में दिया हुआ है आने जाने का समय 5 घंटे 48 मिनट। इसको मिनट में बदल ले यदि तो 5 घंटे को लिख सकते हैं 5 गुना 60 300 मिनट और प्लस 48 मिनट, यानी कि 29 यूनिट इक्वल टू है 348 मिनट। ठीक है, तो एक यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 348/29, यानी कि 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये 12 से कट जाएगा 348, यानी कि एक यूनिट इक्वल टू आ गया 12 मिनट। अब आपको यदि डिस्टेंस निकालना है तो आप खुद बोलिए डिस्टेंस कैसे निकलता है? जब आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी डिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखिए एक यूनिट इक्वल टू यदि 12 मिनट आया है तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 चौके 48 मिनट। अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्पीड कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है? 48 मिनट। तो इसको भी घंटा में बदलना होगा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ये कट जाएगा 12 से 4 बार में, ये कट जाएगा 12 से 5 बार में और 5 से 25 5 बार में, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया? 5 गुना 4 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है भूमि पे स्थित दो बिंदुओं से जो 200 मीटर की दूरी पे हैं, चट्टान के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि एक चट्टान है कहीं बीचों बीच और इसके दोनों तरफ दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, ए और बी। इसमें बोल रहा है कि दोनों अलग अलग एंगल बना रहे हैं। एक ए है और एक बी है। ए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए और बी के बीच का दूरी दिया हुआ है सवाल में 200 मीटर। सॉरी, ए और बी के बीच का दूरी 200 मीटर दिया हुआ है।
आपको निकालने बोला चट्टान का हाइट, मतलब मान लेते हैं ये एक्स है तो एक्स की वैल्यू, यही चट्टान की ऊंचाई है ये पूरी, ये चट्टान है तो ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि जब भी 45 की बात करते हैं तो 1045 होता क्या है 1, यानी कि परपेंडिकुलर भी 1 होगा और बेस भी 1 होगा। तो 1045 के लिए परपेंडिकुलर ये 1 हो जाएगा और बेस भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और जब 1030 की बात करेंगे तो 1030 होता क्या 1/√3, यानी कि उसके लिए परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस √3 हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल बेस कितना हो गया 1 प्लस √3 हो गया ना, और इसी 1 प्लस √3 का वैल्यू 200 मीटर दिया हुआ है, यानी कि 200 मीटर इक्वल टू है 1 प्लस √3। आपको निकालने क्या बोला है चट्टान का हाइट, यानी कि 1 की वैल्यू। 1 प्लस √3 इक्वल टू 200 यूनिट दिया हुआ है, 200 मीटर। तो यहाँ से लिखिए 1 प्लस √3 इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर, और आपको निकालना एक का वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3, ठीक है। ऊपर नीचे इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर नीचे 1 प्लस √3 से 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस √3, और नीचे एक काम करते हैं इसको √3 माइनस 1 से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 माइनस 1 और नीचे भी √3 माइनस 1, ठीक है, ताकि नेगेटिव में ना आए नीचे। अब देखिए ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, 2 को जब इससे काटेंगे 200 को तो क्या मिलेगा 100 मिलेगा। ये पूरा कट गया, पूरा 2 आया था और 2 से काट दिया मैंने 200 को 100, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 √3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक घनाभ का आयतन 350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी कि घन सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है तथा उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको घनाभ का डायमेंशन निकालना है। लंबाई बोल रहा है कि ऊंचाई की दोगुनी है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वॉल्यूम मिलना चाहिए, यानी कि आयतन 350 आना चाहिए। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 का मल्टीपल आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये जो 350 है ये तो 5 का मल्टीपल है ना, मतलब इसमें 0 भी है 5 भी है। तो एकमात्र ऑप्शन है आपके पास सी, जिसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 का मल्टीपल आंसर आएगा, क्योंकि बाकी ए और बी और सी में तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, तो कभी भी 0 नहीं आएगा। आप इसको चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी को, 10 गुना 7 70 पंचे 350 आ रहा है, यानी कि वॉल्यूम 350 आ गया। दूसरा चीज आप ये चेक कीजिए क्या उसका लंबाई उसकी ऊंचाई का दोगुनी है, तो उसका ऊंचाई 5 है तो उसका लंबाई 10 है, ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि पी ने 8,000 की पूंजी में एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद क्यू 12,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 6800 रुपया हुआ है तो क्यू के लाभ का हिस्सा कितना होगा। देखिए हम इसको प्रॉफिट परसेंटेज कैसे बांटते हैं, तो जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है और जिस टाइम के लिए इन्वेस्ट किया दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब पी और क्यू की यदि हम बात करें तो पी ने 8,000 रुपये लगाए पूरे साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए पी ने 8,000 रुपये लगाए, और क्यू ने 5 महीने बाद यानी कि सिर्फ 7 महीने के लिए 12,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट होगा इसी रेशियो में बटेगा। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए 12,000 यहाँ से और 12,000 यहाँ से कट गया, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया 8:7, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। तो पूछ रहा है क्यू को कितना हिस्सा मिलेगा यदि 6800 का पूरा लाभ हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट का हिस्सा कितना होगा 8 + 7 15 हिस्सा, उसमें क्यू को कितना मिलेगा 7 हिस्सा टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट है 6800। अब आप यहाँ से देखिए कि आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये देखिएगा तो लगभग 1/2 है ना, और 6800 का जब 1/2 कीजिएगा तो 3400 के आसपास आना चाहिए, और एकमात्र ऑप्शन 3400 के पास आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अब कम होगा या ज़्यादा ये आप देख लीजिए। 7 से जब आप इस 15 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 से ज़्यादा आएगा थोड़ा-सा, ठीक है। और जब आप 2 से 6800 को डिवाइड करते हैं तो 3400 आता है 3400, लेकिन 2 से ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो 3400 से कम आएगा, यानी कि एकमात्र ऑप्शन जो 3400 से थोड़ा-सा कम हो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है, उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले बहुभुज में भुजाओं की संख्या पता करना होगा, मतलब n की वैल्यू क्या है ये पता करनी होगी। यदि n का वैल्यू पता चल जाए तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या होती है n into n minus 3/2। ठीक है, यही होती है विकर्णों की संख्या। तो आप यहां से बताइए कि इसने बोला है कि आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 6 गुना है। आपको पता है कि किसी भी पॉलीगन का, किसी भी समबाहुभुज का जो टोटल एक्सटीरियर एंगल होता है, जो टोटल बाह्य कोण का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। मैंने बहुत बार बताया है। तो सवाल में बोल रहा है कि उसके बाह्य कोणों का 6 गुना, यानी कि 360 का 6 गुना बराबर है उसके सारे इंटीरियर कोण के। ठीक है, आंतरिक कोणों का। तो किसी भी समबाहुभुज का आंतरिक कोण क्या होता है, वो होता है 180 इंटू n-2। ठीक है, ये सारे आंतरिक कोणों का सम हो गया और ये बाह्य कोणों का सम हो गया। एक की बात करते हैं तो इसको n से डिवाइड कर देते हैं, एक आंतरिक कोण ये हो जाएगा और एक बाह्य कोण ये हो जाएगा। लेकिन एक से मतलब नहीं है, हमें सवाल में दिया हुआ है कि सारे आंतरिक कोण और सारे बाह्य कोण बराबर है। ठीक है, सॉरी, सारे बाह्य कोण का 6 गुना सारे आंतरिक कोण के बराबर है। तो यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है, 180 से 2 बार में 360, 6 गुना 12, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 12 प्लस 2 14, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई इस पॉलीगन में, 14। अब डायगोनल निकाल लीजिएगा, n की वैल्यू यदि आपको 14 मिल गई तो हो जाएगा डायगोनल की संख्या 14 इंटू 14 माइनस 11, 14 माइनस 3 11/2, यह आ जाएगा 11 सतह 77। ठीक है, उस बहुभुज में डायगोनल की संख्या यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 77। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहे एक व्यापारी अपने समान कांकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है और उस पे 25% की छूट देता है। यदि उसे एक वस्तु पे 75 रुपए का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ये है कि मान लेते हैं किसी वस्तु का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस, वो 100 है और कोई व्यापारी है जो उस पर 40% ज्यादा मार्क करता है, मतलब उसका मार्क प्राइस 140 हो जाएगा। और ये भी बोला है कि 25% की छूट दे के बेचता है। तो मार्क प्राइस पे 140 का 25%, यानी कि 140 25% का मतलब 1/4। तो 140 का 1/4 यानी कि 35 का जब आप छूट दीजिएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 140 में 35 का छूट दीजिएगा तो 105 का। अब यहाँ से देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 यूनिट का। और सवाल में इसी 5 यूनिट बराबर 75 रुपया दे रखा है, क्योंकि 75 का लाभ हो रहा है। तो 5 यूनिट बराबर यदि 75 रुपया है तो 1 यूनिट बराबर 15 रुपया हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का सीपी कितना होगा, तो 1 यूनिट बराबर यदि 15 है तो सीपी 100 यूनिट है ना, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1500। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 625 स्क्वायर मीटर है। यदि उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक पैदल मार्ग बनाया जाता है तो पैदल मार्ग सहित कुल क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सवाल ये है कि एक भूखंड है, वर्गाकार है, ठीक है, और इसका जो एरिया दिया हुआ है 625 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 625 स्क्वायर रूट का 625 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि इसका साइड आ जाएगा 25। ठीक है, 25 मीटर। और बोला इसके चारों ओर जो है ना, एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब ये रास्ता हो गया अपना। ठीक है, और ये 1 मीटर है हर तरफ से। तो यदि इसकी चौड़ाई रास्ते की 1 मीटर है तो बाहर की भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए इधर से भी 1 मीटर बढ़ गया और इधर से भी 1 मीटर बढ़ गया और ये 25 मीटर था ही, तो टोटल 27 मीटर हो गया ना। ठीक है, रास्ता सहित जो भूखंड है उसका चौड़ाई और लंबाई 27 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्गाकार है तो जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, दोनों तरफ से 27 मीटर। आपको इसी का एरिया निकालना है, मतलब रास्ता सहित जो भूखंड है उसका एरिया निकालना है। तो इस पूरे का एरिया मतलब 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729 होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक थैले में लाल, नीली और हरी गेंदें 4:5:6 के अनुपात में है। यदि 6 लाल गेंदें निकाल दी जाती है और 3 हरी गेंदें जोड़ दी जाती है तो नया अनुपात 2:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में थैलों में लाल गेंदों की संख्या कितनी थी। तो पहले से आप यहाँ देखिए क्या इसका रेशियो जो है, जो दिया हुआ है वो सेट किया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पहले जो रेशियो था 4:5:6 था, बाद में क्या है रेशियो 2:5:7 है। इसमें हमने डाला क्या, लाल गेंदे डाला, सॉरी लाल गेंदे निकाले और हरी गेंदे डाली। यह है आपका रेड,
ये है ब्लू और ये है ग्रीन। ठीक है, इसमें हमने 6 लाल गेंदे निकाल ली थी, मतलब -6 किया था। और बी मतलब नीले गेंदे अनचेंज है, मतलब उसमें हमने ना ही नीली गेंदे डाली ना ही निकाली। और हरी गेंदे क्या हुआ था, हरी गेंदे हमने डाली थी कितनी, तो 3। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिएगा। ठीक है, तो रेशियो बिल्कुल सेट है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी ब्लू गेंदे थी 5 यूनिट, यहाँ भी 5 यूनिट ही है, मतलब ब्लू गेंदे हमने डाली नहीं है। अब देखिए लाल गेंदे कितनी हो गई, 4 से 2 हो गई, मतलब 2 यूनिट बराबर 6। यहाँ से देखिए हरी गेंदे 6 से 7 हो गई, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट मतलब 3। तो आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 3 गेंदे हैं। और यहाँ देखिएगा तो 2 यूनिट इक्वल टू 6 गेंदे। मतलब डेटा जो दिया हुआ वो बिल्कुल सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसने आपसे पूछा है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी थी, आपने अभी निकाला कि 1 यूनिट इक्वल टू 3 गेंदे। यहाँ से भी देख सकते हैं 2 यूनिट इक्वल टू 6 गेंदे, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 3 गेंदे, यहाँ से भी आएगी। तो आपको निकालना क्या है, लाल गेंदों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो 4 यूनिट थी ना। 1 यूनिट बराबर 3 गेंदे, तो 4 यूनिट बराबर 12 गेंदे, मतलब लाल गेंदों की संख्या 12 यूनिट थी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोले कि एक रेलगाड़ी 3 समान दूरियां क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात वाली गति से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति और न्यूनतम गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको 3 स्पीड दे रखा है, 4, 5 और 6। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही आता है। मतलब एवरेज स्पीड जो भी आएगा इस सवाल में, ठीक है, वो 4 और 6 के बीच में ही होगा। 4 और 6 के बीच में ही होगा, क्योंकि ये स्पीड का रेशियो 4, 5 और 6 है। तो जो एवरेज आता है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का आता है, यानी कि एवरेज स्पीड जो भी आएगा वो 4 और 6 के बीच में आएगा। क्लियर है? और इसमें दिया हुआ है आपको न्यूनतम स्पीड, आपको पता है मिनिमम स्पीड कितना है, 4, 5, 6 में 4 मिनिमम है, और एवरेज कितना है 4 से 6 के बीच में। आपको इन दोनों का अनुपात निकालने बोल रहा है। ठीक है, औसत गति का और न्यूनतम गति का। औसत गति कितना आया, 4 से 6 के बीच में, और न्यूनतम गति कितना है, 4। तो आप खुद बताइए कि जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा, इसका अनुपात निकालिएगा, तो ये दोगुना तो नहीं होगा। यदि आप ऊपर में 4 और 6 की जगह पे, चलिए आप पूरा रेंज ही लेके देख लीजिए, एक सेकेंड। एवरेज स्पीड का जो रेंज है वो 4 से 6 के बीच में, यानी कि मिनिमम 4 हो सकता है और मैक्सिमम 6 हो सकता है। ठीक है, और जो मिनिमम स्पीड है वो 4 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड और मिनिमम स्पीड का रेशियो। तो एवरेज स्पीड 4 से 6 के बीच में हो सकता है और मिनिमम स्पीड तो 4 ही है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों रेशियो के बीच का होगा। यहाँ से देखिए 4:4, यानी कि 1 और 1.5 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये दोगुना तो होगा नहीं, ये दोगुना से ज़्यादा है ना। 15 को जब आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लेकिन रेशियो 1 और 1.5 के बीच में आना चाहिए। यहाँ से 15 और 4 कितना आ गया, 3.75, ये तो होगा नहीं। यहाँ से 60 और 70 कीजिएगा तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा। 45 डिवाइडेड बाय 37 कीजिएगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि इस रेंज में आ रहा है। डी को जब आप देखिएगा 60 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 13 पचे 65, मतलब 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन जो 1 और 1.5 के रेंज में आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, हालांकि आप बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का मूल्य मूल्य मतलब स्टार्टिंग में चीनी का क्या प्राइस था, ये आपको बताना है। तो मैंने इस तरह के सवालों को परसेंटेज चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, उससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो आइए इस सवाल में बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, आप यदि 200 रुपया लेके जाते थे पहले मार्केट, तो कुछ चीनी खरीद के लाते होंगे। अब क्या हुआ कि 20% का कमी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 200 रुपये लेके जाएंगे तो उसका 20% यानी कि 40 रुपये बचा के लाएंगे। पहले आप जितनी चीनी खरीदते थे यदि उतनी ही चीनी खरीद रहे हैं तो प्राइस तो कम हो गया ना 20%, यानी कि आप 200 रुपये का 20% 40 रुपये बचा के लाते हैं। लेकिन आप बचा नहीं रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इससे 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा चीनी खरीद ले रहे हैं।
तो यानी कि 200 का 20% 40 रुपया में 5 किलोग्राम एक्स्ट्रा चीनी आ जा रही है। कब? अब दाम कम होने के कारण। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना आ गया? 8 रुपये। 40 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बच रहे थे, आप उसको वापस लेके नहीं आए, आपने क्या किया, उससे 5 किलोग्राम चीनी खरीद लिया। तो 1 किलोग्राम चीनी का प्राइस कितना आया? 8 रुपया प्रति किलो। ये कम होने के बाद है ना। तो पुराना प्राइस कितना होगा? 10 होगा। 20% की कमी हो गई थी, तो 20% का कमी होने का मतलब है 8 की चीज 10 की चीज 8 पे मिलेगी। और यहाँ पे 8 यूनिट बराबर 8 रुपया ही है, तो 10 यूनिट निकालना आपको कि स्टार्टिंग में क्या प्राइस थी, तो 10 रुपया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि सोमवार से शुक्रवार तक किसी शहर का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि शनिवार का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार से शनिवार तक का औसत तापमान कितना होगा? देखिए सवाल में जो है ना, आपको सोमवार से शुक्रवार तक का एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यदि शनिवार का भी 40 डिग्री होता, तो फिर सोमवार से शनिवार तक सभी का 40 हो जाता, ठीक है। आप मान लीजिए कि शनिवार का भी यदि 40 डिग्री है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 को 40 प्लस 5, ठीक है, 40 डिग्री प्लस 5 डिग्री। तो यदि शनिवार का भी 40 डिग्री होता, तो पूरा जो आपसे पूछ रहा है कि सोमवार से शनिवार तक ये पूरा एवरेज कितना हो जाता? 40 डिग्री हो जाता। कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक भी 40 था और शनिवार का भी 40 होता, तो 40 डिग्री हो जाता। लेकिन है क्या ना कि शनिवार का यहाँ पे 5 डिग्री एक्स्ट्रा है, मतलब 45 डिग्री है। तो ये जो 5 है, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 6 हिस्से में बटेगा, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक 6 दिन होते हैं। तो 5 डिग्री यदि एक्स्ट्रा है तो ये 6 में बटेगा, यानी कि एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा सोमवार से शनिवार तक? तो 40 प्लस 5/6, और 40 प्लस 5/6 हो गया 40.83, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक ऑनलाइन विक्रेता 1200 रुपए के मूल कीमत वाली वस्तु पे 150 की छूट दे रहा है। दी जा रही छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1200 पे 150 की छूट दे रहा है, आपको यही निकालना है कि कितना परसेंटेज छूट है। तो यहाँ से 1/8 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, और 15 से 120 8 बार में 1/8 आ गया, मतलब 8 की चीज पे 1 का छूट दे रहा है। और आपको पता है 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये रखता है और उस पे 144 की छूट देता है, उसे 36 का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए 720 उसने मार्क प्राइस रखा, ठीक है, इस पे 144 का छूट दिया, यानी कि बेचा इतने में, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस आ गया, ये 720 की वस्तु थी, मतलब मार्क प्राइस 720 था, 144 का छूट दिया। तो छूट देने के बाद उसने बेचा कितने में? इतने में, 720 माइनस 144 में, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। और 36 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है जब आप सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाते हैं तो आपको सीपी मिलता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस में जब आप प्रॉफिट को घटाते हैं, ये प्रॉफिट है, तो आपको सीपी मिलेगा। एसपी माइनस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी होता है। तो आप सीपी यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। सीपी क्या आ जाएगा? 740 माइनस 144, ये आ जाएगा 120, यानी कि 576। और 576 में से जब आप 36 घटाइएगा तो सीपी मिलेगा आपको 540, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक ट्रेन पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा अगले 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए ट्रेन की औसत गति क्या होगी? तो मैंने बताया है कि औसत गति होता है क्या, औसत स्पीड टोटल दूरी बटा टोटल समय। टोटल दूरी कितना है? पहले 100 किलोमीटर ट्रेन से और बाद के 100 किलोमीटर। एक सेकंड, एक ट्रेन, हाँ अच्छा, दोनों जगह ट्रेन से कवर कर रही है। तो पहले 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से और अगला 100 किलोमीटर 25 की स्पीड से, मतलब दोनों जगह डिस्टेंस 100 का ही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200, 100 प्लस 100, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, यही तो एवरेज स्पीड होता है ना। टोटल टाइम आप देखिए, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे यहाँ लग गए। अब यहाँ देखिए 100 किलोमीटर 25 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे, यानी कि टोटल जो समय लगा वो 6 घंटे लगा। टोटल डिस्टेंस है 200, तो 200/6 यही होगा एवरेज स्पीड, यानी कि 200/6 होता है 100/3, यानी कि 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि 66 महिलाएं किसी कार्य को 79 दिनों में पूरा करती है। 6 महिलाएं उस कार्य का 1/11 भाग कितने दिनों में पूरा करेगी? देखिए, यदि 66 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को 66 वुमेन किसी काम को 79 दिनों में करती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि महिलाएं यदि कम होगी, यदि महिलाओं आप 6 महिलाएं की बात करेंगे, तो ये काम को 79 इंटू 11 दिनों में पूरा करेगी, इतने दिनों में, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस होना चाहिए। आप यहाँ से देखिएगा, तो ये काम है ना, 66 महिलाएं 79 दिनों में एक काम करती है, और वही काम 6 महिलाएं कितने दिनों में करेगी? तो 79 इंटू 11 दिनों में, मतलब ये दोनों जगह काम है, ये भी काम है वर्क, ठीक है, और ये भी वर्क है, तो दोनों वर्क बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि सेम काम है। तो वर्क बराबर होने के लिए मल्टीप्लीकेशन तो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने 11 साइड करके इधर दे दिया, तो 6 महिलाएं होगी और कितने दिन लगेंगे? 79 इंटू 11 दिन, ठीक है। अब बताइए, एक सेकेंड, अब आप यहां से बताइए कि यदि 6 महिलाएं किसी काम को 79 इंटू 11 डेज में कर रही है, ठीक है, तो एक पूरा काम इतने दिनों में कर रही है 6 महिलाएं। इसको मिटा देते हैं, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यहां ध्यान से समझिएगा, 6 महिलाएं किसी काम को 79 इंटू 11 डेज में कर रही है, तो 1/11 काम कितने दिनों में करेगी? ये पूरा काम करने में इसको 79 इंटू 11 दिन लग रहा है, तो 1/11 काम करने में, यानी कि इसका 1/11 समय लगेगा, ठीक है। तो 79 इंटू 11 दिन लग रहा है पूरा काम करने में, और काम का 11वां हिस्सा करने में 79 डेज लगेंगे। बहुत ही आसान था, ठीक है। यदि आप सवाल को ठीक से समझ पा रहे हैं पढ़ के, तो आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सीधा सीधा ये देख सकते थे, ठीक है। आप सीधा यहाँ से देख सकते थे कि 66 महिलाएं है ना, 79 दिनों में काम कर रही है, तो 6 महिलाएं 79 इंटू 11 दिनों में करेंगी, मतलब महिलाएं जितना कम होती है काम उतना ज्यादा बढ़ता है, तो महिलाएं 1/11 हो गई, तो काम भी 11 गुना हो जाएगा ना, सॉरी, दिन 11 गुना ज्यादा लगेगा। तो 6 महिलाएं काम को 79 इंटू 11 दिनों में पूरा करेगी, लेकिन पूरा काम नहीं करना है, 1/11 काम ही करना है, तो समय भी 1/11 लगेगा, यानी कि 79 डेज लगेगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर, अच्छा सवाल रिपीट हो गया है, ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये रिपीट हो गया है। सीधा सीधा सवाल ये है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, यदि आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, यानी कि यदि चौड़ाई x है तो लंबाई 4x है, ठीक है। तो परिमाप कैसे मिलता है? आप लोगों को पता है आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, x कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है? एरिया निकालना है आयत का, तो आयत का एरिया होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4x और गुना x, एरिया आ जाएगा 4x स्क्वायर। x यदि 10 है तो x स्क्वायर 100 आ जाएगा, तो ये 4 गुना 100 एरिया हो जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि साइन ए इक्वल टू 2x/1 + x² है, तो आपको टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए होता क्या है? p/h, यानी कि p का वैल्यू सवाल में 2x दिया हुआ है और h का वैल्यू 1 + x² दिया हुआ है। यहाँ से आपको b का वैल्यू निकालना होगा पहले, क्योंकि टेन ए क्या होता है? p/b। तो मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके v का वैल्यू निकाल लीजिए। b होगा क्या? स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। या तो आपको मैंने सीधा सीधा एक चीज बताया था कि 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 + एक्स स्क्वायर, ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये तीनों जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड हैं, तभी ये ट्रिपलेट होंगे, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो 1 + एक्स स्क्वायर होती है, यानी कि h की वैल्यू यही होगी, हाइपोटेनस। और बाकी दोनों में से कोई परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई बेस हो सकता है। यदि सवाल में दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर 2x है, यानी कि साइन
ए से पता चल रहा है कि ये परपेंडिकुलर 2x है, तो ये क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और ये तब होता है जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। जब 1 से कम होगी तो बाकी चीज़ें तो चेंज नहीं होगी, p 2x ही रहेगा और h भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बस b बदल जाता है, ये हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना। ये p b और h परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड है ना, और यदि 3 साइड है तो साइड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि इसको नेगेटिव नहीं होने देना है। तो 1 से जब छोटा रहेगा तो बेस की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और जब 1 से बड़ा रहेगा साइड तो वैल्यू वे की एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से बताइए टेन ए का वैल्यू क्या होगा। टेन ए का वैल्यू हो जाएगा p बटा बी, यानी कि 2x और बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी क्या हो जाएगी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो सकता है इस सवाल में x की वैल्यू, ठीक है, 1 से कम हो, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक टैंक में 120 लीटर द्रव है जिसमें 30% अल्कोहल है। यदि इस मिश्रण के 30 लीटर को निकाल के उसकी जगह 50% अल्कोहल वाला दूसरा द्रव भर दिया जाए तो प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, स्टार्टिंग में जो था 120 लीटर का कोई मिक्सचर था, उसमें से मैंने 30 लीटर निकाल के उसकी जगह दूसरा मिक्सचर भर दिया, तो 30 लीटर जब हमने निकाल दिया तो मिक्सचर बचा कितना, 90 लीटर। यानी कि 90 लीटर मिक्सचर ऐसा है, ठीक है, जिसमें 30% अल्कोहल है, और उसको हम लोग मिला किससे रहे, तो 50% अल्कोहल वाले मिक्सचर से मिला रहे। कितना लीटर, 30 लीटर, क्योंकि मैंने 30 ही निकाला था ना, सवाल में ये बोल रहा है कि 30 लीटर निकाल के 30 लीटर डाल दिया, लेकिन जो हमने 30 लीटर निकाला उसमें अल्कोहल 30% था, और जो 30 लीटर डाला उसमें अल्कोहल 50% था। ठीक है, तो 30 लीटर निकालने के बाद 30% अल्कोहल वाला मिक्सचर का क्वांटिटी कितना बचा, 90 लीटर। ठीक है, और उसको हमने किसके साथ मिक्स किया, तो 30 लीटर क्वांटिटी के साथ जिसमें अल्कोहल 50% था। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें आप जब एलिगेशन लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो मिक्सचर आएगा 90 लीटर और 30 लीटर यानी कि 120 लीटर का, उसमें अल्कोहल कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो आइए इस पर एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ देखिए क्या क्या कट रहा है, इनका रेशियो काट लेते हैं। 30 से दोनों कट जाएगा, 30 से कटेगा तो 3:1, कितना आ गया, 3:1:4। मैंने आपको एक बात बताया था कि रेशियो जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 20 यूनिट, 50 और 30 के बीच का डिफरेंस 20 आया ना, वो इनके सम के बराबर होना चाहिए। इनका सम कितना है, 3 + 1 4 है ना, तो इसको भी 20 बनाते हैं। तो 20 बनाने के लिए आप इसको, 3 और 1 4 है, इसको 20 बनाने के लिए 4 को 5 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो गया 15 और ये हो गया 5। ठीक है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं, 15 और 5 है, इसको मिटा के सीधा 15 और 5 लिख लेते हैं। ठीक है, 15 और 5। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि 30% एल्कोहल वाला जो मिक्सचर है और 50% एल्कोहल वाला जो मिक्सचर है उसका अनुपात 15:5 है। ठीक है, तो आप बताइए कि जब दोनों को मिक्स कीजिएगा तो जो अल्कोहल आएगा वो कितना परसेंट होगा मिक्सचर में। तो आप एलिगेशन यहाँ से सिंपली लगा सकते हैं, या तो 50 में से 15 घटा के 35 लिख लीजिए, या तो 30 में 5 जोड़ के 35 लिख लीजिए। तो कितना आया, 35% अल्कोहल होगा जो मिक्सचर आएगा उसमें, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है 270 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 270, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 पाई/2 रेडियन इक्वल टू 270 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई तथा कोस एक्स इक्वल टू साइन वाई है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब भी साइन एक्स इक्वल टू कोस वाई हो तो एक्स प्लस वाई 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप यहाँ से भी देखिएगा तो यहाँ से भी एक्स प्लस वाई 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे।
ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो जब आप देखिएगा 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि ट्रिपलेट बना रही है तो वो त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में यदि भुजाओं की संख्या 5, 12 और 13 है तो आप इसका एरिया नहीं निकाल लीजिएगा बहुत ही इजीली। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है, तो 5 इंटू 12, यानी कि एरिया कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जरूरत तो नहीं पड़ा। यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती, ठीक है, तो इसका जरूरत पड़ सकता था, क्योंकि आपको पता है कि जब आपको अंत त्रिज्या यानी कि इन रेडियस दिया हुआ हो किसी भी त्रिभुज का, तो उसका जो एरिया होता है उस त्रिभुज का, इन रेडियस यदि आपको पता हो तो एरिया सीधा सीधा 1/2 इंटू इन रेडियस आर और त्रिभुज का पेरीमीटर पी। आप यहाँ पे भी लगा के देख सकते थे। 1/2 इन सेंटर, इन रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 5 प्लस 12 प्लस 13, 5 प्लस 12 17 प्लस 13 30, यानी कि यहाँ से भी एरिया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल के लिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यही एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। हालांकि आप लोग इसको याद रखिएगा, ये जो आर है ये इन रेडियस है, मतलब अंत त्रिज्या। ठीक है, और ये जो पी है ये पेरीमीटर है, मतलब परिमाप किसी भी त्रिभुज का। यहां से भी आप एरिया निकाल सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि एक वृत्त में 20 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित है। वृत्त की त्रिज्या का लगभग मान क्या होगा? एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है। ठीक है, जीवा का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो जीवा का लेंथ यदि 20 सेंटीमीटर है तो जीवा का हाफ कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ रहा है रेडियस कितना होगा? आर। आपको पता है कि सेंटर से जब हम जीवा को मिलाते हैं, सेंटर से जीवा पे कोई डिस्टेंस खींचते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री। आप यहाँ से आर निकाल लीजिएगा पाइथागोरस का यूज करके। आर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100। आर यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 325। ठीक है, 325। आपको पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, और आपको आंसर अप्रोक्स में निकालने बोला है, तो ये 18 आ जाएगा लगभग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये आज का आखिरी सवाल है। इसमें बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना है? देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया कि स्पर्श बिंदु मतलब जहां पे कोई टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, कोई स्पर्श रेखा सर्कल को, एक सेकेंड, ठीक है, ये स्पर्श रेखा इस सर्कल को मान लेते हैं पी पॉइंट पे टच कर रही है। यहां से जब आप सेंटर को मिलाते हैं, मतलब रेडियस इस पॉइंट के साथ 90 डिग्री बनाती है, मैंने बहुत बार बताया आपको। ठीक है, तो आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो या 10 सेंटीमीटर हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा सवाल ये है कि स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, रेडियस कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, हो गया आज का। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय।